नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज़ शुरू किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो नंबर 1 है और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर देखिए आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें पहला सवाल है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का पहले व्यापार यूरोप से जो है स्थल मार्ग से होता था। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और वास्को डी गामा भारत कब आता है? तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आता है। कालीकट बंदरगाह के तट पर जो है किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन ने स्वागत किया। जो जमोरिन है उस समय स्थानीय शासक है कालीकट का। कालीकट बंदरगाह के तट पर जो है किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन ने स्वागत करता है। जमोरिन जो है उस समय स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो कोचिन में स्थापित की। कहाँ पर? कोचिन में स्थापित की। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो कोचिन में स्थापित की। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा नियुक्त हुआ। कब नियुक्त हुआ? 1505 को नियुक्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त होता है? तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा नियुक्त होता है। कब नियुक्त होता है? 1505 में नियुक्त होता है। भारत में जो है तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो गोवा में किया गया। और कब किया गया? 1556 में किया गया। 1556 में किया गया। तो तंबाकू कहाँ से आता है? तो पुर्तगाल से आता है। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आता है? तो पुर्तगाल से आता है। पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर किया जाता है? गोवा में किया जाता है। और कब किया जाता है? 1556 में किया जाता है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो किसके द्वारा लागू किया गया? फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के द्वारा लागू किया गया। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा पुर्तगालियों का भारत में प्रथम वायसराय भी था। विभिन्न देशों के खोजकर्ता के बारे में देखिए। एक साइड खोजकर्ता है और एक साइड आपके देश है। भारत का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज किया गया था। अमेरिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका का खोज किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो तस्मान के द्वारा किया गया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किसके द्वारा किया गया था? तस्मान के द्वारा किया गया था। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था केप ऑफ गुड होप की खोज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा के शासन काल में। किस वायसराय के काल में गोवा को जो है पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के शासन काल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए कार्टेज आल्मेडा काफिला पद्धति
किसके द्वारा लागू किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के पश्चात जो है भारत में व्यापार करने के लिए कौन आते हैं? डच आते हैं। लेकिन डच जो है कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में जिसे नीदरलैंड बोला जाता है। पहले जो नीदरलैंड इसे हॉलैंड बोला जाता था, वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड बोला जाता है। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में समझिए। एक साइड कंपनी, देश, स्थापना, भारत में प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? पुर्तगाल की कंपनी है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? 1498 में होता है। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खोलती है? तो कोचिंग में खोलती है। कहाँ पर? कोचिंग में खोलती है। सेकेंड है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसकी स्थापना कब होता है? तो 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। और प्रथम भारत में फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होता है? तो सूरत में स्थापित होता है। कहाँ पर स्थापित होता है? सूरत में प्रथम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया जाता है। तीसरा है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये किस देश की कंपनी है? तो हॉलैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना कब होता है? 1602 में होता है। और इसका जो आपके नीदरलैंड की जो कंपनी है, इसने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करता है? तो मछलीपट्टनम में करता है। कहाँ पर करता है? मछलीपट्टनम में करता है। मछलीपट्टनम में करता है, ठीक है। चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? तो डेनमार्क की कंपनी है। ये कब स्थापित होती है? 1616 में स्थापित होती है। और भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करती है? तो त्रावणकोर में स्थापित करती है। कहाँ पर? त्रावणकोर में स्थापित करती है। त्रावणकोर कहाँ पर है? इस साइड में त्रावणकोर है, ठीक है। यहाँ पर नीचे में, केरल के नीचे में त्रावणकोर था, अब तो केरल में ही आता है त्रावणकोर। नेक्स्ट लास्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। इसकी स्थापना कब किया जाता है? 1664 में इसकी स्थापना किया जाता है। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करता है भारत में? तो सूरत में स्थापित करता है। कहाँ पर? सूरत में स्थापित करता है। जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित करता है? कोचिंग में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर स्थापित करता है? सूरत में। उसके बाद जो नीदरलैंड, जो हॉलैंड की कंपनी है, ये अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित करती है? मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर? त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो प्रथम फैक्ट्री भारत में सूरत में लगाती है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम देखिए। तो सबसे पहले भारत में कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश आते हैं, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले पुर्तगाली आता है और सबसे अंत में पुर्तगाली वापस भारत से जाता है। उसके बाद डच, तीसरा में ब्रिटिश, चौथा में डेनिश, पाँचवा में फ्रांसीसी, छठा में स्वीडिश कंपनी भारत में आता है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया। और भारत से जो है सबसे अंत में कौन जाता है? तो पुर्तगाली कंपनी ही जाता है। कब जाता है? 1961 में जाता है। आता कब है? 1498 में भारत में आता है और वापस जो है 1961 में भारत से जाता है। कौन? पुर्तगाली कंपनी। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों के द्वारा प्राथमिकता दिया गया था। मसाले के स्थान पर जो है, मसाले के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दिया गया था डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने आरंभ किया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने प्रारंभ किया। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध
किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। इसमें किसका विजय होता है? तो अंग्रेज़ का विजय होता है और डच का पराजय होता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? तो 1600 में होता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ये कब आता है? तो वर्ष 1608 में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ये कब आता है? 1608 में आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। इसे समझिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी प्रथम अस्थायी कंपनी कहाँ पर स्थापित होती है? मछलीपट्टनम में स्थापित होती है। और कब स्थापित होती है? 1611 में। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम अस्थायी कारखाना जो है कब लगाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो 1613 में लगाया गया। और कहाँ लगाया गया? तो सूरत में लगाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम जो अस्थायी कारखाना कहाँ पर? मछलीपट्टनम में और अस्थायी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसे निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में जो है महाअधिकार पत्र जारी किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और जो शासक है वेरी वेरी मूर्ख शासक है, बहुत ही मूर्ख शासक है। हैमिल्टन द्वारा जो है सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया? तो फारूक सियर के द्वारा जारी किया गया था। फारूक सियर के द्वारा जारी किया गया था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? कैथरीन के साथ में होता है 1661 में। इस अवसर पर जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया गया। बात को यहाँ पर समझिए कि 1661 में जो है इंग्लैंड के राजा कौन है? चार्ल्स द्वितीय। और इसका विवाह किसके साथ होता है? तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ में होता है। जो चार्ल्स द्वितीय हैं इनको दहेज के रूप में जो है बम्बई द्वीप प्रदान किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। जबकि 1668 में जो है चार्ल्स द्वितीय जो आपके ब्रिटेन के राजा हैं, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया पर जो है जो आपके बम्बई द्वीप है किसे दे देता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। बात यहाँ तक समझ गए थे ना कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई मिलता है। और चार्ल्स द्वितीय जो है 1668 में बम्बई को किसे दे देते हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। कितने किराया पर? तो 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, जो बहुत ही कम है, ना के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख शहरों के संस्थापक के बारे में। देखिए, एक साइड शहर है, दूसरे साइड संस्थापक हैं। जो कलकत्ता है इसके संस्थापक कौन थे? तो जॉब चार्नोक थे। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नोक थे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे थे। फ्रांसिस डे थे। नई दिल्ली शहर के संस्थापक एडविन लुटियंस वे हर्बर्ट बेकर थे। एडविन लुटियंस वे हर्बर्ट बेकर थे। बम्बई शहर के संस्थापक कौन थे? तो गेराल्ड आंगिनियार थे। गेराल्ड आंगिनियार थे। फिर से बोलते हैं, जो बम्बई शहर है इसके संस्थापक कौन थे? गेराल्ड आंगिनियार थे। नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? तो बिहार था। ये यूपीएससी का पूछा हुआ स्टेटमेंट है डायरेक्ट। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र कौन है? तो बिहार है। बिहार से जो है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था।
वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई है? तो कोलबर्ट के प्रयासों से किया गया था। कोलबर्ट उस समय फ्रांस का वित्त मंत्री था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? इम्पोर्टेंट है, लुई 14वें के कार्यकाल में किया गया था। लुई 14वें के शासनकाल में किया गया था फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सूरत में की गई। कहाँ पर की गई? सूरत में की गई। और कब किया गया? 1668 में किया गया। 1668 में किया गया। और आपको याद होगा कि 1613 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो सूरत में स्थापित किया जाता है। जबकि 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा जो है प्रथम फैक्ट्री है वो भी सूरत में स्थापित किया जाता है। लेकिन कब स्थापित किया जाता है? 1668 में स्थापित किया जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जो है पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कीजिएगा कि फ्रांसीसी गवर्नर जिनका नाम क्या है? डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में बनवाया गया। कहाँ पर बनाया गया? पांडिचेरी में बनवाया गया। फोर्ट लुई नामक किला किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। पुर्तगालियों को जो है सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वांडीबास के युद्ध कब होता है? 1760 में। किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है वांडीबास का 1760 में युद्ध होता है। फिर से बोलते हैं, वांडीबास के युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। किसके बीच में होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। इसमें पराजित कौन होता है? तो इसमें फ्रांसीसी पराजित होते हैं। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है एक्स-ला-चैपेल की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। और कब समाप्त होता है? 1748 में समाप्त होता है। 1748 में समाप्त हो। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में हो रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रहा था। इसका प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में। किसके कारण हुआ? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर होता है। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है। किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो एक्स-ला-चैपेल की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? तो 1748 में समाप्त होता है। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है यह अनिर्णित होता है, मतलब ना तो किसी की जीत होती है ना तो किसी की इसमें हार होती है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो 1751 से 55 के बीच में होता है। किस मुद्दे पर होता है? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर होता है। कौन से संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो पांडिचेरी की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? तो 1755 में समाप्त होता है। जब कर्नाटक का सेकेंड युद्ध आपके अंत होता है, जब पांडिचेरी की संधि होती है, तो उस समय ब्रिटेन जो है मजबूत स्थिति में रहता है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब होता है? 1758 से 63 के बीच में होता है। किस कारण होता है? तो सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक के कारण जो है कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त होता है 1763 में। और इसमें किसकी विजय होती है कर्नाटक के तृतीय युद्ध में? तो फ्रांस की विजय होती है। अंग्रेजी कंपनी का नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इसे दोबारा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था।